सेकंड वन इज बिल्स रिसीवेबल। आप लोग बैलेंस शीट बनाते हो तो एसेट साइड में ये दो चीजें आप देखते हो ना, करंट एसेट्स की कैटेगरी में डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, बोथ आर इंक्लूडेड इन रिसीवेबल्स। ओके, और ये कब क्रिएट होता है? जब कोई फर्म या कंपनी क्रेडिट सेल करता है। अब आपको ये पता होगा कि कंपनी क्रेडिट सेल क्यों करती है, तो अपने टोटल सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। ओके, ये तो क्लियर है कि क्रेडिट सेल, उधार का सेल क्यों होता है? टू इंक्रीज द टोटल सेल्स। अब कंपनी जब टोटल सेल्स इंक्रीज करेगी तो जाहिर सी बात है कि कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि हम सेल्स कितना करें, क्रेडिट सेल कितना करें स्पेशली, कि कितना हम रिसीवेबल्स मैनेज, रिसीवेबल्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी हमारा डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल्स कितना होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में आप देख रहे होगे स्क्रीन पे कि ट्रेड क्रेडिट का मतलब यहाँ पे क्या है कि व्यापार, बिजनेस से रिलेटेड जो क्रेडिट है उसको हम लोग क्रेडिट में, डेटर्स में इंक्लूड करते हैं, और डेटर्स ही हमारा क्या हो जाएगा? रिसीवेबल्स। अब क्वेश्चन ये है कि रिसीवेबल्स में हमें मैनेजमेंट की क्यों जरूरत पड़ती है? क्यों हम रिसीवेबल्स मैनेजमेंट स्टडी करते हैं? मैनेजमेंट स्टूडेंट को क्यों पढ़ने की जरूरत है रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, या एक कंपनी को प्रैक्टिकल में रिसीवेबल्स को मैनेज करने की क्यों जरूरत पड़ती है? क्वेश्चन मेन ये है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझे कि रिसीवेबल्स को मैनेजमेंट करने से पहले जो कॉस्ट एसोसिएटेड होता है इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल्स, उसको समझ लेते हैं कि कितने तरह के कॉस्ट होते हैं जो कि रिसीवेबल से एसोसिएटेड होते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं जा रहा हूं। नेक्स्ट स्लाइड, आप यहाँ पे देखो 3 तरह के कॉस्ट को मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूं। फर्स्ट है आपका कैपिटल कॉस्ट। शायद ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैपिटल कॉस्ट होता क्या है, तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं क्लियर करना चाहूंगा। किसी को डाउट होगा तो वो पूछ लेंगे। मान लीजिए कि आप एक कंपनी चला रहे हो, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और आपने ये डिसीजन लिया है कि मैं अपने टोटल सेल्स को इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट सेल भी करूंगा, और आप ये डिसाइड करते हो कि मैं टोटल सेल्स का लगभग 20% जो है वो क्रेडिट सेल कर सकता हूँ, 20%। और वो 20% अगर मान लें कि 20,000 है, 20,000 रुपए है, वो 20% 20,000 को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने 20,000 को अमाउंट किसी एक्स पर्सन को उधार दे दिया। उधार देने का मतलब कि वो अभी इमीडिएट कैश आपको नहीं मिलेगा, हो सकता है कि 1 महीने के बाद आपको वो कैश मिले। तो आप ये सोचिए कि अगर वो 20,000 रुपीज आपके बैंक अकाउंट में होता तो उस पर आपको एक इंटरेस्ट मिलता या नहीं मिलता? मिलता ना? हेलो? यस सर। ठीक है, लेकिन जब आपने उसको आप उधार दे दिया, क्रेडिट दे दिया किसी थर्ड पर्सन को, जो कि एक सर्टेन पीरियड के बाद ही आपको वो अमाउंट रिटर्न करेगा, तो उस केस में आपने उस पे मिलने वाला जो इंटरेस्ट अमाउंट था उसका तो सेक्रीफाई किया ना, उसको तो छोड़ दिया आपने, वो तो अब नहीं मिलेगा। तो वो इंटरेस्ट अमाउंट ही होता है कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट का मतलब समझ में आया? एक तरह का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विच इज सेक्रीफाइस फॉर द इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स। जो आपने रिसीवेबल्स में इन्वेस्टमेंट किया और उसके लिए आपने इंटरेस्ट अमाउंट को सेक्रीफाई कर दिया, दैट इज कैपिटल कॉस्ट ऑफ दैट रिसीवेबल्स। समझ में आ रहा है? हेलो? यस सर। कैपिटल कॉस्ट में कोई डाउट? एक एक जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे 2 टॉपिक कवर करना है आज। कैपिटल कॉस्ट में कोई डाउट? कैपिटल कॉस्ट में कोई डाउट? नो सर। क्लियर है? आगे बढ़ू मैं? चलिए आगे बढ़ता हूँ। हाँ ठीक है। सेकेंड जो कॉस्ट है दैट इज कलेक्शन कॉस्ट। कलेक्शन, ये नाम से क्लियर हो रहा है कि अमाउंट रिलेटेड टू द कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल्स, यानी कि जो आपने क्रेडिट सेल किया है उसको कलेक्ट करने से भी रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस होंगे, जैसे कि आप कस्टमर को बार बार फोन करेंगे, आप उनके पास मेल करोगे, उनको नोटिस भेजोगे। तो एक हो सकता है कि
क्रेडिट डिपार्टमेंट ही आपने एक ओपन किया है, उसके लिए अलग से आपने एम्प्लॉय हायर किया हो जो कि जिसका काम ही है कलेक्शन करना और उसका रिकॉर्ड रखना, तो इन सारी चीजों पे जो एक्सपेंसेस होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्शन कॉस्ट। कलेक्शन कॉस्ट क्लियर है, यानी कि एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द कलेक्शन ऑफ अमाउंट विच आर सोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट। ठीक है ना? Yes, sir. आगे बढ़ू, आगे बढ़ू। थर्ड कॉस्ट इज डिफॉल्ट कॉस्ट। डिफॉल्ट डिफॉल्ट कॉस्ट का मतलब यहाँ पे है कि बैड डेप्ट जो होता है, जैसे कि हमने कुछ अमाउंट सेल किया, अभी एग्जांपल में ले रहा था 20,000 रुपीज का, तो 20,000 रुपीज का मैंने सेल किया, लेकिन हो सकता है उसमें से 2,000 रुपए मुझे वापस न मिले, दैट इज नोन एज बैड डेप्ट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं अकाउंटिंग टर्म में, बैड डेप्ट। वो पैसा अब रिकवर नहीं होगा, उसको हमने एज्यूम कर लिया बैड डेप्ट। तो ये जो चांस है बैड डेप्ट होने का, वो क्रेडिट सेल से हमेशा एसोसिएटेड होता है, यानी कि एक सर्टेन परसेंट अमाउंट जो है वो पॉसिबिलिटी है कि वो हमसे रिकवर नहीं होगा। हर कंपनी को ये मान लेती है कि सर्टेन अमाउंट रिटर्न नहीं होगा, तो वो भी जो अमाउंट बैड डेप्ट का जो अमाउंट है वो भी उस क्रेडिट सेल का क्या बोला जाएगा, कॉस्ट बोला जाएगा। उस कॉस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफॉल्ट कॉस्ट। यानी एक्चुअली एक शब्द में अगर मैं इसको बोलूं तो डिफॉल्ट कॉस्ट इज द रिलेटेड टू द बैड डेप्ट। बैड डेप्ट आपको पता है जो अमाउंट रिकवर नहीं होता। तो ये तीन कॉस्ट होते हैं जो कि रिसीवेबल्स से जुड़े होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं। कैपिटल कॉस्ट यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो हमने इंटरेस्ट सेक्रीफाई किया। कलेक्शन कॉस्ट, जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तो उस अमाउंट को रिकवर करने के लिए कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि एक पर्सन हायर करना पड़े जिसका काम ही हो कलेक्ट करना और उसे बैंक में डिपॉजिट कर देना, बार बार कॉल करना, तो टेलीफोन चार्जेस, ये सारे एक्सपेंसेस जो होंगे रिलेटेड हैं किससे, कलेक्शन ऑफ से, कैश कलेक्शन से। तो इसको हम लोग बोलते हैं कलेक्शन कॉस्ट। डिफॉल्ट कॉस्ट, एक वर्ड में इसको समझ लीजिए कि बैड डेप्ट अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट कॉस्ट। और बैड डेप्ट आपको पता है कि जो अमाउंट अब हमें नहीं मिलेगा, हमने उसको उधार में दिया था, उधार सेल किया था, क्रेडिट सेल किया था, लेकिन अब वो अमाउंट मुझे उम्मीद नहीं है कि वो अमाउंट मिलेगा, दैट इज बैड डेप्ट। तो बैड डेप्ट इज डिफॉल्ट कॉस्ट। तो ये मेन तीन कॉस्ट होते हैं जो कि रिसीवेबल से जुड़े होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन मैं अपने मेन क्वेश्चन पे आता हूँ कि रिसीवेबल्स मैनेजमेंट क्यों क्यों जरूरी है, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। तो अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पे कॉस्ट जो है वो तो डिस्कस कर लिया, साथ ही हम लोग ये भी जानते हैं कि क्रेडिट सेल करने से हमें कुछ फायदे भी हैं। फायदे क्या है कि हमारा टोटल सेल्स बढ़ेगा, और टोटल सेल्स बढ़ेगा तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो भी बढ़ेगा। ये तो क्लियर है ना? अब मैनेजमेंट क्यों, तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि जब हम क्रेडिट सेल करेंगे तो ये कॉस्ट हमारे जो होंगे वो क्रिएट होंगे। इसको बोला जाता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट। यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। क्योंकि ये इंक्रीमेंटल इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि क्रेडिट सेल डिसीजन लिए, क्रेडिट सेल करने का हमने डिसीजन लिया और इस डिसीजन के कारण ही ये सारे कॉस्ट जो है वो क्रिएट हुए हैं। इस कारण से हम इसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट। अब सोचिए कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी है तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू भी होगा। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू मतलब एडिशनल रेवेन्यू ड्यू टू चेंज इन एनी डिसीजन रिलेटेड टू द सेल्स। अब मैं यहाँ पे कहूँ कि कंपनी ने ये डिसाइड किया कि हम क्रेडिट सेल करेंगे, तो एक डिसीजन लिया ना उसने कि हम क्रेडिट सेल करेंगे, और इस डिसीजन के कारण उसका जो टोटल सेल्स चेंज होगा वो इंक्रीज होगा, जाहिर सी बात है। तो जो एडिशनल रेवेन्यू होगा दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। अब यहाँ पे दो चीजें आपको सामने आ रही हैं, एक आ रही है इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और एक टर्म आ रहा है आपका इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल वर्ड रिप्रेजेंट करता है एडिशनल कॉस्ट या एडिशनल रेवेन्यू जो कि क्रेडिट सेल करने के कारण हुआ। अब एज अ मैनेजर या एज अ कंपनी ओनर आपको यहीं पे डिसीजन लेना है कि जो डिसीजन आप ले रहे हो उसके कारण ऐसा तो नहीं कि आपका इंक्रीमेंटल कॉस्ट ज्यादा हो रहा है और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कम, तब तो ये आपके फेवर में नहीं है। लेकिन अगर आपका इंक्रीमेंटल कॉस्ट कम है और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ज्यादा है तो ये आपके फेवर में होगा, ये कंपनी के फेवर में होगा, यानी कि उसने डिसीजन सही लिया है। तो इसी डिसीजन को सही करने के लिए, यानी
कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट कम हो और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ज्यादा हो, कंपनी को रिसीवेबल्स में मैनेजमेंट करना पड़ता है। मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए और रेवेन्यू बढ़ जाए, जिसका फाइनल रिजल्ट ये हो कि रेवेन्यू इज ग्रेटर देन इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन इंक्रीमेंटल कॉस्ट, और इसी के लिए कंपनी जो है वो मैनेजमेंट करती है। ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहा है? हेलो, यस सर, यस सर। बस मुझे कंफर्म कर दीजिए कि हाँ मेरी आवाज पहुंच रही थी आप लोग के पास और आपके समझ में आ गया। समझ में आया कि रिसीवेबल्स मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? यस सर। ठीक है, कोई डाउट नहीं ना यहाँ पे, क्योंकि बस दो चीजें कंपेयर करना है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, और इन्हीं को कंपेयर करने के लिए कंपनी मैनेजमेंट करती है रिसीवेबल्स में। इंक्रीमेंटल कॉस्ट का मतलब समझ में आ गया कि एडिशनल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन डिसीजन टेकिंग रिलेटेड टू द क्रेडिट सेल। और वो कॉस्ट क्या क्या हो सकते हैं? तो तीन कॉस्ट मैंने बताया, कैपिटल कॉस्ट, कलेक्शन कॉस्ट एंड डिफॉल्ट। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ कि एडिशनल रेवेन्यू ड्यू टू चेंज इन हाँ सर, टोटल सेल, हम आपको कॉल जो कर कि रहे थे। क्रेडिट सेल हम के कारण हुआ एचआर है। ठीक है, और स्टूडेंट्स इन दोनों को कंफर्म, कंपेयर किया जाएगा और अपना एचआर प्रॉफिट स्टूडेंट्स लॉस एनालिसिस कंफर्म किया नहीं है। जाएगा। मैनेजमेंट इसी को हैंडल कौन कौन करता है कि एचआर हम कैसे अपने स्टूडेंट है? प्रॉफिट को इंक्रीज आप कर जो ले भेजे और है अपने ना, कॉस्ट को रिड्यूस कर। आप अब इन एमबीए सारी में चीजों के लिए, असाइनमेंट इस करके ऑब्जेक्टिव को लिस्ट भेजे ना, फुलफिल करने के नाम लिए के साथ कंपनी क्या देना है। करती है कि एक क्रेडिट पॉलिसी हमको बनाती है। नहीं पता, नेक्स्ट हम स्लाइड पे आपको आ गया लिस्ट मैं, भेज दिख रहा होगा सबको आप। क्रेडिट पॉलिसी। यहाँ पे केवल हाँ, बुलेट वर्ड ही मैं लिख 12 रहा हूँ, स्टूडेंट है, डिटेल नहीं नहीं लिख रहा पता है। हूँ। तो हम एनालिसिस जो है 12 वो बना नहीं के है, जो पीपीटी आपको अपलोड है भेज स्वाध्याय में, आप डाल उसमें डिटेल मिल जाएगा। यहाँ पे बस केवल मैं डिस्कस दीजिए। करने के लिए मेन पॉइंट को 12 नोट डाउन स्टूडेंट किया है हूँ ना मेरा पीपीटी पे। मैं एचआर में। समझा देता हूँ एक एक टर्म। पहला हम जो टर्म 12 है जो क्रेडिट क्वेश्चन बना के पॉलिसी, जो दिए, ऑब्जेक्टिव मैंने बताया था तो हम कि उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए कंपनी क्या करती है, अपना क्रेडिट पॉलिसी बनाती नहीं है। है, अब यही जाहिर तो सी बात बोल। है कि क्रेडिट पॉलिसी का मतलब क्या हुआ। तो क्रेडिट पॉलिसी का मतलब होता है रूल्स, एक्चुअली मेरा रेगुलेशंस एंड अरे पैरामीटर्स कर लेता रिलेटेड टू क्लास। क्रेडिट एक्सटेंशन। क्रेडिट एक्सटेंशन का मतलब क्रेडिट सेल से रिलेटेड, कितना हाँ, करना चाहिए, एक्चुअली मेरा कितना अभी नहीं क्लास करना चाहिए, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, क्या हमारा टाइम होगा, क्रेडिट पीरियड क्या होगा, हमें डिस्काउंट देना है नहीं देना, इन सारी चीजों से रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशंस होंगे वो कंपनी के क्या हो बोले जाएंगे, क्रेडिट पॉलिसी। यानी कि क्रेडिट पॉलिसी इज अ रिटन स्टेटमेंट विच इंडिकेट all rules and regulation related to the credit sales, credit collection, all things। ठीक है, अब ये क्या क्या चीजें इंक्लूड करती हैं, क्रेडिट पॉलिसी में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? तो तीन बेसिक चीज हैं जो इंक्लूड की जाती है। फर्स्ट है क्रेडिट स्टैंडर्ड, सेकंड है क्रेडिट एनालिसिस, और थर्ड है क्रेडिट टर्म। बाकी नीचे के दो पॉइंट में बाद में डिस्कस करता हूँ। एक एक पॉइंट पे आते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है क्रेडिट स्टैंडर्ड। अब ये क्रेडिट स्टैंडर्ड क्या है? तो मैंने अभी बोला कि ये क्रेडिट पॉलिसी का एक पार्ट है जिसको हम लोग क्रेडिट स्टैंडर्ड बोल रहे हैं। अब क्रेडिट स्टैंडर्ड क्या चीजें इंक्लूड करेगा अपने आप में? तो क्रेडिट स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि कंपनी ये डिसाइड करती है कि मुझे कितना अमाउंट एज अ एज अ क्रेडिट देना है कस्टमर को। यानी टोटल सेल का 10% मैं अपने कस्टमर को क्रेडिट दे सकता हूँ, या टोटल सेल का मैं 20% दे सकता हूँ, या नहीं दे सकता हूँ, 1% भी नहीं दे सकता। ये क्रेडिट स्टैंडर्ड डिसाइड करता है कि कितने लिमिट तक वो अपने कस्टमर को लोन एक्सटेंड कर सकता है। यानी कि टोटल अपने टोटल सेल का परसेंटेज जो बताएगा, टोटल सेल का 10% या टोटल सेल का 20% या टोटल सेल का 30%। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये भी हो सकता है कि 1% भी ना हो, जीरो हो, यानी कि वो क्रेडिट सेल ही नहीं करेगा। वो स्टैंडर्ड उसका बताएगा कि वो क्रेडिट सेल करेगा या नहीं करेगा, और करेगा तो कितना करेगा, ये क्रेडिट स्टैंडर्ड का पार्ट। अब जाहिर सी बात है किसी कंपनी का क्रेडिट स्टैंडर्ड अगर मान लीजिए कि 30% को रिप्रेजेंट करता है, और एक कंपनी है उस कंपनी का क्रेडिट स्टैंडर्ड 10% रिप्रेजेंट करता है। 10% मतलब अपने टोटल सेल का 10% ही वो केवल क्रेडिट सेल देगा, और 30% का मतलब अपने टोटल सेल का केवल 30% वो क्रेडिट सेल देगा। अब एक कंपनी 10% रखी है और एक कंपनी जो है वो 30%। तो जाहिर सी बात है कि दोनों कंपनी का जो डिफॉल्ट कॉस्ट होगा, यानी कि बेड डेप्ट का अमाउंट होगा, वो भी वेरी करेगा। जिसका ज्यादा अमाउंट होगा 30% वाला का, उसका ज्यादा होगा डिफॉल्ट कॉस्ट, और जिसका कम होगा उसका कम होगा। तो यहाँ पे कंपनी अपना एनालिसिस करती है
कि कॉस्ट ज्यादा हो रहा है या रेवेन्यू ज्यादा हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करेगी कि मैं 10% सेल करूं या 30% सेल करूं। नीचे एक स्लाइड में एक डायग्राम है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे, जस्ट फॉर स्पेशली रिलेटेड टू क्रेडिट स्टैंडर्ड। दूसरा जो टर्म है वो है क्रेडिट एनालिसिस। इसके लिए भी एक नीचे स्लाइड में ऐड किया हूं, थोड़ा सा ब्रीफ यहाँ पे दे रहा हूं कि क्रेडिट एनालिसिस होता क्या है। क्रेडिट एनालिसिस का मतलब होता है क्रेडिट इवेल्युएशन ऑफ कस्टमर। जैसे कि पहला वाला टर्म मैंने बताया क्रेडिट स्टैंडर्ड, इसमें कंपनी खुद ये रूल्स बनाती है कि मुझे कितना क्रेडिट सेल करना है, 10% तक क्रेडिट सेल करना है या 30% तक क्रेडिट सेल करना है, वो अपने लिए रूल बनाती है। क्रेडिट स्टैंडर्ड में क्या होता है कि कंपनी ने एक बार ये डिसाइड कर लिया कि नहीं, मुझे 30% अपने टोटल सेल का क्रेडिट सेल करना है, तो क्वेश्चन सामने आता है कि किसको करना है, यानी कि कस्टमर के बारे में, कि किस कस्टमर को हम लोग कितना सेल कर सकते हैं या उसको हम नहीं कर सकते हैं। एक्स है, वाई है, हम एक्स को क्रेडिट करेंगे, सेल करेंगे, या वाई को क्रेडिट सेल करेंगे, या दोनों को नहीं। के थ्रू डिसाइड किया जाता है। सर कंपनी आपकी अपने कस्टमर करती है, आवाज कंपनी अपने कस्टमर करती है। हेलो, कट रही थी आवाज। ठीक है से सर, जा रही है आवाज? अभी ठीक है सर। ठीक है ना, जा रही है आवाज? यस सर आ रही है। ठीक है ना। क्रेडिट एनालिसिस में कंपनी अपने कस्टमर नहीं आ रही आवाज आप। विशाल सर आपकी आवाज नहीं आ को रही करना है। है या नहीं करना है, विशाल सर आपकी आवाज कट कट जा रही है। एनालिसिस किया जाता है। अब क्या क्या एनालिसिस किया है मैम, बीच में एक फोन आ गया था तो हो सकता है उस कारण डिस्टर्ब हो गया हो, लेकिन अब सर आप ठीक अपना है। वीडियो ऑफ कर दीजिए। वीडियो मेरा मैम ऑफ है मोबाइल का। अच्छा चलिए और चलिए चलिए, ठीक है ठीक ठीक है ना मैम। है। मैं क्रेडिट एनालिसिस की बात कर रहा था। तो क्रेडिट एनालिसिस में कंपनी कस्टमर को एनालिसिस करती है कि उस पर्सन को मुझे क्रेडिट सेल करना है या नहीं करना है, और करना है तो कितना करना है। इसके लिए वो कुछ एनालिसिस करती हैं, जैसे कि कंपनी जो कस्टमर है उसका क्रेडिट पोजीशन क्या है, उसका बैंक स्टेटमेंट क्या है, या दूसरे जो ट्रेडर हैं उससे उसका क्या रिलेशन है, इस तरह की वो एनालिसिस करती है। एक स्लाइड नीचे ऐड किया हूं मैं, उस पर जाके डिस्कस कर लेंगे। क्रेडिट टर्म, अब ये क्रेडिट टर्म जो है ये दो चीज को इंक्लूड करता है। पहला है क्रेडिट पीरियड और दूसरा है क्रेडिट डिस्काउंट। इन दोनों को यहीं पे समझ लेते हैं, क्योंकि इसके लिए मैंने अलग से कोई स्लाइड ऐड नहीं किया है। ऊपर के 2 पॉइंट के लिए अलग से स्लाइड है, अभी जाके नीचे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये 2 पॉइंट जो है मैं यहीं पे थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि नीचे फिर नहीं डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्रेडिट टर्म, अब मैंने यहाँ बोला कि क्रेडिट टर्म्स जो है वो दो चीजें इंक्लूड करेंगे, फर्स्ट क्रेडिट पीरियड और सेकंड क्रेडिट डिस्काउंट। अब क्वेश्चन है कि क्रेडिट पीरियड क्या है। अब देखिए, मान लीजिए कि दूसरे स्टेप में क्रेडिट एनालिसिस वाले पॉइंट पे कंपनी ने ये डिसाइड किया कि एक्स पर्सन को मैं क्रेडिट सेल करूंगा, ये डिसाइड कर लिया, ठीक है। तब उसके सामने फिर क्वेश्चन होगा, क्यों मैं उसको क्रेडिट दूंगा, उधार सेल करूंगा, तो कितने पीरियड के लिए, 1 महीने के अंदर मैं उससे पैसा लेना चाहूंगा, या 2 महीने के अंदर मैं उससे पैसा लेना चाहूंगा, या 3 महीने के अंदर मैं उससे पैसा लेना चाहूंगा। तो ये क्रेडिट क्रेडिट पीरियड जो है ये टाइम लैग को बताता है कि जब जिस दिन आपने सेल किया उससे कि कब वो अमाउंट आपके पास रिकवर होगा, यानी कब आप वापस रिसीव करोगे। इस बीच का जो ड्यूरेशन होता है, इस ड्यूरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट पीरियड, दैट इज अ टाइम लैग, कि कितने समय के लिए आपने उसको उधार दिया है, 1 महीने के लिए दिया है, या 2 महीने के लिए दिया है, या 3 महीने के लिए। तो ये भी क्रेडिट पॉलिसी का ही पार्ट है। कंपनी पहले से डिसाइड करती है कि जब मैं अपने कस्टमर को क्रेडिट सेल करूंगा तो कितने दिन के अंदर वो अमाउंट रिकवर करूंगा। नीचे एक टर्म है क्रेडिट डिस्काउंट। क्रेडिट डिस्काउंट, इसको समझ लीजिए, बहुत सारे डिस्काउंट के ना बारे में आप लोग पहले से सुने होंगे, जैसे कि ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और क्रेडिट डिस्काउंट की हमें बात करें। क्रेडिट डिस्काउंट क्या होता है, एक मोटिवेशनल फैक्टर है। मोटिवेशनल फैक्टर, अब किस लिए भाई मोटिवेशनल है, तो इसको मैं थोड़ा सा समझ लीजिए। ये कंपनी जो है अपने कस्टमर को ये डिस्काउंट ऑफर करती है कि क्रेडिट पीरियड चाहे जो भी हो, आप अगर एक सर्टेन पीरियड के पहले मुझे पेमेंट कर देंगे तो जो भी इनवॉइस था उस पे मैं एक सर्टेन परसेंट से आपको डिस्काउंट दे दूंगा। जैसे कि
क्रेडिट पीरियड मान लीजिए किसी कंपनी ने ऑफर किया 1 महीने और मैं कस्टमर हूं एक कंपनी का, उस कंपनी से मैंने कुछ सामान परचेज किया 1 महीने के क्रेडिट पीरियड पे, यानी कि मेरे पास अभी 1 महीने का टाइम है, मैं उसको पेमेंट कर सकता हूँ। लेकिन कंपनी क्या करती है कि एक ऑफर देती है, मुझे मोटिवेट करती है कि आप अगर 10 दिन के अंदर पेमेंट कर देंगे तो आपको मैं 2% का डिस्काउंट दूंगा, ये 2% इनवॉइस पे होगा। यानी कि मान लीजिए कि 20,000 रुपए का सामान मैंने परचेज किया था, कंपनी कहती है कि 1 महीने का पीरियड है आपके पास, यानी कि 1 महीने तक मैं उसको पेमेंट करता हूँ तो मुझे 20,000 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन कंपनी ने एक ऑफर दे दिया कि अगर आप 10 दिन के अंदर कर देंगे, पीरियड भले 1 महीने का है, लेकिन अगर आप 10 दिन के अंदर पेमेंट कर देंगे तो मैं आपको 2% का डिस्काउंट दे दूंगा, यानी कि 20,000 पे 2% का डिस्काउंट लगभग कितना हो जाएगा, 400 रुपए ना। तो 400 रुपए का ये डिस्काउंट मुझे मिल गया। अगर मैं 10 दिन के अंदर पेमेंट करता हूँ तो 19,600 रुपीज ही अगर मैं पेड कर दूं कंपनी को तो मेरा फुल सेटलमेंट हो जाएगा, मेरा अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट डिस्काउंट। कंपनी क्विक कैश रिसीव करने के लिए, प्रॉम्प्ट कैश रिसीव करने के लिए इस तरह का डिस्काउंट अपने कस्टमर को देती है। तो क्रेडिट पीरियड ये हो गया, मैक्सिमम टाइम हो जाता है, और क्रेडिट डिस्काउंट होता है एक सर्टेन पीरियड के अंदर अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो कंपनी इनवॉइस पे एक डिस्काउंट आपको देती है। स्पेशली ये मोटिवेशनल फैक्टर है, मोटिवेट करती है क्रेडिटर्स को कि वो जल्दी से जल्दी पेमेंट करे, सॉरी डेटर्स को कि जल्दी से जल्दी वो पेमेंट करे। तो ये दो टर्म यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब मैंने बोला था कि ऊपर के दो जो पॉइंट है उनके लिए मैंने अलग से एक स्लाइड ऐड किया है, तो अब उस स्लाइड पे हम लोग जाते हैं। और सबसे पहला जो स्लाइड में डिस्कस करूंगा वो है क्रेडिट स्टैंडर्ड से रिलेटेड। और स्टैंडर्ड मैंने क्या बोला था कि कंपनी डिसाइड करती है कि मुझे कितना क्रेडिट सेल करना है या नहीं करना है, और करना है तो कितना करना है। तो इससे रिलेटेड एक स्लाइड देखिए मैंने नीचे यहाँ पे शो किया कि क्रेडिट ग्रांटिंग डिसीजन। अब दो ऑप्शन हो सकते हैं कि नो क्रेडिट, यानी कि जो टोटल सेल होगा उसमें 0% हमारा क्रेडिट सेल होगा, यानी 1 रुपए का भी नहीं, तो उसमें नो पे ऑफ, कोई प्रॉफिट लॉस का कोई सवाल ही नहीं पैदा। लेकिन दूसरा एक ऑप्शन है जहां पे वो क्रेडिट ग्रांट करता है, क्रेडिट देता है, तो उसके फिर नीचे दिखाया गया दो ऑप्शन, पेमेंट रिसीव और पेमेंट नॉट रिसीव। पेमेंट रिसीव का मतलब कि मान लीजिए कि 1 महीने का क्रेडिट पीरियड था, कंपनी ने 20,000 रुपए वापस किए। और पेमेंट नॉट रिसीव का मतलब यहाँ पे है बैड डेट, मिलना था लेकिन वो नहीं मिला। दो ऑप्शन बनते हैं ना क्रेडिट सेल में कि मिल जाएगा, नहीं भी मिलेगा, हो सकता है कि कुछ अमाउंट मिल जाए और कुछ अमाउंट बैड डेट हो जाए। तो वही दो ऑप्शन यहाँ पे दिखाया गया है ग्रांट क्रेडिट में कि पेमेंट रिसीव भी हो सकता है और हो सकता है कि कुछ अमाउंट बैड डेट हो जाए, यानी कि पेमेंट नॉट रिसीव। अब जब हम कंपेयर करेंगे अपना प्रॉफिट और लॉस, नेट पे ऑफ, तो यहाँ पे दिया गया है प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे बेनिफिट के रिगार्डिंग। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश फ्लो, यानी 1 महीने बाद जो आपको अमाउंट मिलेगा आज की डेट में उसकी वैल्यू कितनी होगी, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। जो अमाउंट बैड डेप्ट हो गया, यानी कि कॉस्ट होगा ना उसका, डिफॉल्ट कॉस्ट मैंने ऊपर कैटेगराइज किया था डिफॉल्ट कॉस्ट, तो ये बैड डेप्ट जो होगा वो डिफॉल्ट कॉस्ट ही होगा। उस बैड डेप्ट का प्रेजेंट वैल्यू आपने सीखा होगा बहुत पहले कि कैसे कैलकुलेट हुआ होता है। तो प्रेजेंट वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे और फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश फ्लो ये ज्यादा है या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लॉस्ट इन्वेस्टमेंट ये ज्यादा है। अगर मान लीजिए कि बेनिफिट्स वाला प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है, कॉस्ट वाला प्रेजेंट वैल्यू कम है, तो ये कंपनी के फेवर में होगा, यानी कि कंपनी डिसीजन लेगी कि हमें ये क्रेडिट सेल करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लॉस्ट इन्वेस्टमेंट ये ज्यादा है और बेनिफिट्स का जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कम है, इसका मतलब कि कंपनी का ये डिसीजन गलत है, उसको क्रेडिट सेल नहीं करना चाहिए। तो ये क्रेडिट स्टैंडर्ड का ही एक एक्सप्लेनेशन था कि कंपनी कैसे डिसाइड करेगी कि हमें क्रेडिट सेल करना है या नहीं करना। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था क्रेडिट एनालिसिस। तो क्रेडिट एनालिसिस में हम लोग जाके देखते हैं कि मैंने सीधा सा बोला था कि यहाँ पे कस्टमर का एनालिसिस होगा कि उस फलाना पर्सन को XYZ को हमें क्रेडिट देना है या नहीं देना है, और देना है तो कितना देना है। इसके लिए वो क्या करते हैं कि उस पर्सन से रिलेटेड उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उससे बैंक से रिलेशन या अदर जो ट्रेडर है, अदर बिजनेसमैन है, उससे उसका क्या बिहेवियर है, उन सारी चीजों का स्टडी किया जाता है। एक छोटा सा या एक समरी नीचे दिया जा रहा है नेक्स्ट स्लाइड में कि क्या क्या हम इंफॉर्मेशन जो है वो स्टडी करते हैं क्रेडिट इवेल्युएशन करने के लिए। तो देखिए क्रेडिट इंफॉर्मेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर मान लीजिए B2B बिजनेस है
तो उस बिजनेस जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है, उस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा है, ये स्टडी किया जाएगा। बैंक रेफरेंस, जिस बैंक के थ्रू वो ट्रांजेक्शन वगैरह कर रहा है, उस बैंक से कुछ इंफॉर्मेशन निकाली जाएगी कि बैंक से उसका क्या ट्रांजेक्शन है, या किस तरह का कितना लोन लिया है, टाइमली पेमेंट करता है या नहीं करता है, इस तरह की इंफॉर्मेशन स्टडी करेंगे। ट्रेड रेफरेंस, ट्रेड रेफरेंस का मतलब उसके जो और दूसरे बिजनेसमैन है जिससे उनका ट्रांजेक्शन होता है, उनसे हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि ये आपसे उधार लेता है तो टाइमली पेमेंट करता है या नहीं करता है। और चौथा है अदर सोर्स। इन तीनों को छोड़ दीजिए, अलग कैटेगरी में बाकी के जितने भी रेफरेंस आएंगे अदर सोर्स। अब पूछोगे सर क्या हो सकता है, तो आप एक एग्जांपल में देता हूं कि अदर सोर्स में क्या हो सकता है। आप अपने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर पॉइंट कर लीजिए कि उस आदमी के बारे में एनालिसिस करो कि हमें देना है या नहीं देना। दूसरी चीज, बहुत सारे क्रेडिट एजेंसी काम करती है हमारे कंट्री पे, नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। क्रेडिट एजेंसी, तो क्रेडिट एजेंसी से डेटा लेंगे कि उस कंपनी का क्या क्रेडिट रेटिंग है, और उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे कि हमें उसे क्रेडिट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें एनालिसिस करनी चाहिए। दूसरा है क्रेडिट इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस। उसमें कुछ पॉइंट है जैसे कि एनालिसिस ऑफ क्रेडिट फाइल, अगेन वही चीजें, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल रेशियो, अगेन वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ये पार्ट हो जाएगा। और एनालिसिस ऑफ बिजनेस एंड इट्स मैनेजमेंट, उस कंपनी के बारे में वो कैसा बिजनेस करती है, कैसे इसको मैनेज करती है, सारी चीजें हम लोग एनालिसिस करेंगे। नीचे एक पॉइंट है क्रेडिट लिमिट। क्रेडिट लिमिट का मतलब वही मैं बोला कि ठीक है भाई, हमने ये डिसाइड कर लिया कि फलाना आदमी को मैं लोन दूंगा, लेकिन कितना लोन दूंगा, यानी कि क्रेडिट लिमिट क्या होनी चाहिए, इसके बारे में हमें एनालिसिस करनी चाहिए। और साथ ही कलेक्शन एफर्ट, यानी कि फलाना आदमी को अगर मैं उधार दे रहा हूं तो मुझे कितना एफर्ट करना पड़ेगा उससे वो अमाउंट वापस लेने में। कभी कभी क्या होता है, क्लाइंट अच्छा रहता है, एक फोन गया वो पेमेंट कर देता है। कभी कभी होता है कि हम फोन भी कर रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं, मेल कर रहे हैं, लेटर भेज रहे हैं, नोटिस भेज रहे हैं, फिर भी वो पेमेंट नहीं कर रहा है। तो एफर्ट को भी एनालिसिस करना पड़ेगा कि अगर फलाना पर्सन को मैंने क्रेडिट सेल किया है तो उससे कलेक्ट करने में कितना एफर्ट मुझे करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें हम लोग एनालिसिस करते हैं, इवेलुएट करते हैं कंपनी कस्टमर को एनालिसिस करने के लिए कि उसको देना है कि नहीं देना है, और देना है तो कितना देना है, और दे दिए तो उसे कलेक्ट करने में मेरा कितना एफर्ट लगेगा। ये सारी चीजें हम लोग एनालिसिस करते हैं। अब आता है समरी पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग। ये लास्ट स्लाइड है इस टॉपिक का। आप इसमें देखो एक ग्राफ बना हुआ है, एक यहाँ पे जो एक वर्टिकल एक्सिस है, इस वर्टिकल एक्सिस पे कॉस्ट एंड बेनिफिट्स दिया हुआ है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो दिया है वो क्रेडिट पॉलिसी कैसी है उसको इंडिकेट किया गया है। लेफ्ट साइड में टाइट क्रेडिट पॉलिसी इंडिकेट किया गया है, और राइट साइड में लूज क्रेडिट पॉलिसी। अब टाइट और लूज का मतलब, टाइट का मतलब, टाइट क्रेडिट पॉलिसी का मतलब ये हो गया कि कंपनी जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, वो क्रेडिट नहीं देना चाहती है, और देना भी चाहती है तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन जो है स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्टली वो इवेल्युएशन करती है, बहुत कम अमाउंट लोन देती है या क्रेडिट देती है। लूज का मतलब क्या हुआ कि कंपनी थोड़ा लिबरल है, बहुत ज्यादा अमाउंट जो है वो दे देती है, इवेल्युएशन क्राइटेरिया भी बहुत लूज है, इस तरह क्रेडिट पॉलिसी। अब यहाँ पे देखिए एक चीज समझाने की कोशिश किया, थोड़ा सा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो लिखा गया था एक्चुअल में ये बेनिफिट होना चाहिए था, ये मिस प्रिंट है या मिस रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे ये डाउनवर्ड गया है। डाउनवर्ड का मतलब कि अगर टाइट क्रेडिट पॉलिसी है तो बेनिफिट जो होगा वो ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि उसका डिफॉल्ट कॉस्ट कम हो जाएगा, उसका कलेक्शन कॉस्ट जो होगा वो कम हो जाएगा, तो बेनिफिट्स ज्यादा होंगे। और जैसे जैसे ये लूज होता जा रहा है, जो हमारा बेनिफिट्स का कर्व है वो नीचे डाउनवर्ड चला जा रहा है। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि हम थोड़ा सा लिबरल हो जाएंगे तो हमारा डिफॉल्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा, यानी बैड डेब्ट अमाउंट बढ़ जाएगा, हमारा कलेक्शन का जो कॉस्ट होगा वो बढ़ जाएगा, तो बेनिफिट्स ओवरऑल हमारा कम हो जाएगा। उसी तरह एक अपवर्ड कर्व दिया गया है, कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बैड डेब्ट लॉस। जाहिर सी बात है, मैं अभी बोला कि जितना टाइट हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होगा रिगार्डिंग क्रेडिट मैनेजमेंट, तो हमारा कॉस्ट भी उतना कम होगा। लेकिन जैसे जैसे हम लूज होते जाएंगे, लिबरल होते जाएंगे, ज्यादा लोन दे देंगे, ज्यादा क्रेडिट दे देंगे, तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट और बैड डेब्ट ये दोनों चीजें बढ़ती जाएगी, इसीलिए ये अपवर्ड साइड किया हुआ। अब दूसरे साइड में आते हैं, इसी स्लाइड के लेफ्ट वाले पोर्शन पे आते हैं। इसमें देखिए इंक्रीमेंटल प्रॉफिट टर्म यूज किया गया, एस्टिमेशन ऑफ इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। तो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट का मतलब यहाँ पे ये है
कि जो डिसीजन आपने क्रेडिट सेल्स के रिगार्डिंग लिया है उसका इंक्रीमेंटल प्रॉफिट एस्टिमेट करना है। यानी कि सीधी सी बात है, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू माइनस इंक्रीमेंटल कॉस्ट, जो डिफरेंस होगा वो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट होगा। सेकंड पॉइंट लिखा है एस्टिमेशन ऑफ बहुत पहले। इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट। जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टमेंट कौन यहाँ पे नहीं वही सकती? अमाउंट होगा जो आपने क्रेडिट दिया है, उसका एस्टिमेशन करना। और साथ में लिखा हुआ है लोक मिश्रा होगा। एस्टिमेशन ऑफ इंक्रीमेंटल रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न का मतलब तुम्हारा लोक जो मिश्रा एक्स्ट्रा बेनिफिट अब हुआ है इंडियन उसका रेट कैलकुलेट करना है या एस्टिमेट करना है कि इस रेट से मुझे वो रिटर्न मिला। फिर हम कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन ऑफ इंक्रीमेंटल रेट ऑफ रिटर्न विथ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। चलिए आपने थर्ड स्टेप में देखा इंक्रीमेंटल रेट ऑफ रिटर्न, और जो आप एक्सपेक्ट किए थे कि इतना मुझे मिलना चाहिए, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी तभी हो बोली जाएगी जब ये दोनों बराबर हो, यानी कि आपने जितना सोचा था कि इतना मेरा रिटर्न इंक्रीज हो जाएगा और एक्चुअल में जितना इंक्रीज हुआ, इन दोनों को अगर कंपेयर करें और ये दोनों बराबर है तो बोला जाएगा कि ये जो पॉलिसी है वो हमारी ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी है। तो यहीं पे हम रिसीवेबल्स मैनेजमेंट क्लोज करते हैं। कुछ समय है, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। किसी को डाउट है यहाँ पे स्टूडेंट्स? स्टूडेंट यस सर। नो सर। माइक ऑन। यस सर। ये क्लियर है ना? क्लियर है ना ये? यस सर। ठीक है, तो हम लोग फिर जाते हैं उस पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे। उस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग है, अगर कुछ छूट जाएगा तो हम लोग फोन वगैरह पे डिस्कस कर लेंगे, आप लोग मुझे फोन कर लीजिएगा, ठीक है ना? मैं दूसरा पीपीटी एक शेयर कर रहा हूँ। शेयर हो रहा है, देखिए तो डिस्प्ले हो गया ना? हेलो, यस सर। इन्वेंट्री। यस सर। ठीक है। इन्वेंट्री, ठीक है। अब एक चीज में थोड़ा कर दूं कि में हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास डिस्कशन किया। हेलो हेलो हेलो, यस सर। हाँ हाँ, कोई इशू? स्वप्निशी, नो सर। कोई इशू? नो सर। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। थोड़ा सा इसको हम लोग बहुत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं एक ट्रिक बता देता हूँ कि कैसे शॉर्ट में डिस्कस होगा। हम लोगों ने पीछे जो कैश मैनेजमेंट डिस्कस किया, हम लोगों ने रिसीवेबल्स मैनेजमेंट डिस्कस किया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी कुछ वैसा ही है, उसी तरह उसी पैटर्न पे है और कैश मैनेजमेंट से काफी क्लोज है। तो उसको कंसीडर करते हुए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, जल्दी से ये क्लियर। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे अगेन आता है कि व्हाट इज इन्वेंट्री एंड व्हाई मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन इन्वेंट्री। तो क्वेश्चन यहाँ पे इन्वेंट्री बहुत सिंपल है, आप लोग को पता होगा कि इन्वेंट्री में हम लोग क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे। तो फर्स्ट रॉ मटेरियल, सेकेंड वर्क इन प्रोसेस एंड थर्ड फिनिश्ड गुड्स। ये तीन चीजें तो क्लियर ही है। चौथी चीजें भी इसमें इंक्लूड होती है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। ब्रैकेट में सप्लाईज लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन है कि सर स्टोर्स एंड स्पेयर्स क्या है? तो जाहिर सी बात है, देखिए कोई भी प्रोडक्ट जब हम बनाते हैं तो उसका जो रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड, ये तो चीजें समझ में आती है, लेकिन इसके अलावा भी तो उस फैक्ट्री में और चीजें होंगी, जैसे कि टूल्स हो गया, ठीक है, मशीन्स हो गए, छोटे छोटे पार्ट्स हो गए, नट हो गया, बोल्ट हो गया, या डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, वो सारी चीजें भी इन्वेंट्री की ही कैटेगरी में आएंगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है ना?
Yes, sir. Yes, sir. हाँ बताइए। नेक्स्ट जो स्लाइड है वो है नीड ऑफ इन्वेंट्री, क्यों जरूरत पड़ती है इन्वेंट्री की। तो यहाँ पे 3 पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ, ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेकुलेटिव मोटिव। आपको याद आ रहा होगा कैश मैनेजमेंट में भी कुछ ऐसे ही पॉइंट्स थे, मोटिव ऑफ कैश होल्डिंग, ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेकुलेटिव। यहाँ पे 3 ही मोटिव है, लेकिन वहां पे अगर देखें तो 4 मोटिव था, एक कंपनसेटिंग मोटिव भी था जो कि यहाँ पे नहीं है। 3 मोटिव को जल्दी से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ट्रांजैक्शन मोटिव, ट्रांजैक्शन मोटिव का मतलब हुआ कि रॉ मटेरियल या इन्वेंट्री या स्टॉक हम इसलिए भी होल्ड करके रखते हैं कि हमारा प्रोडक्शन जो है वो रुके नहीं, वो कंटिन्यूअस चलता रहे, यानी कि उसमें सप्लाई में कोई दिक्कत ना हो, हम तुरंत परचेस करें, प्रोसेस में जाए और वो फिर सामान फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गए, अगेन आगे सेल हो जाए। इस मोटिव से हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक को होल्ड करते हैं या इन्वेंट्री को होल्ड करते हैं। ये होता है हमारा ट्रांजैक्शन मोटिव। चौथा है प्रिकॉशनरी मोटिव, जैसे कि मैंने बोला था कि फ्यूचर अनसर्टेन है, आगे कुछ भी हो सकता है। मान लेता हूं कि अगर कोई कंपनी अपने सप्लायर, सप्लायर मतलब जहां से वो रॉ मटेरियल परचेज करता है, उससे कुछ सामान परचेज करता है, लेकिन अचानक पता चलता है कि उसके कंपनी में स्ट्राइक हो गया, या जो ट्रांसपोर्टेशन वाले थे, ट्रांसपोर्ट वालों ने स्ट्राइक कर दिया, तो उस केस में तो फिर आपका भी बिजनेस बंद हो जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए कंपनी क्या करती हैं कि अपने पास कुछ बफर स्टॉक करती हैं, कुछ इन्वेंट्री अपने पास होल्ड करके रखती हैं। इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिकॉशनरी मोटिव, कि इस तरह का सिचुएशन जो है वो क्रिएट ना हो। तीसरा स्पेकुलेटिव मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव में अगेन लास्ट टाइम मैं पीछे बोला था कि अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट लेने के लिए हम लोग होल्ड करते हैं। अब मान लीजिए कोई सप्लायर जो है वो आपको ऑफर कर देता है कि अगर इसी मंथ में 10,000 से ज्यादा का क्वांटिटी आप परचेज करते हो तो मैं टोटल पे 5% का डिस्काउंट दे दूंगा। अब ये नेचुरल चीज नहीं मिलता है, नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन का ये नहीं है ऑफर, लेकिन ये ऑफर आपको मिल गया, तो इस ऑफर का बेनिफिट लेते हैं आप, और उसको लिए क्या करते हैं कि इन्वेंट्री उससे परचेस करके आप होल्ड करके रख देते हैं। तो ये होता है हमारा स्पेकुलेटिव मोटिव। 3 मोटिव है यहाँ पे, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी और स्पेकुलेटिव मोटिव। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऑप्टिमम इन्वेंट्री कितना होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ऑब्जेक्टिव आप समझ जाओगे, 2 पॉइंट है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक में पहला है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी वो साइज डिसाइड करना कि हमारा जो टोटल कॉस्ट है इन्वेंट्री से रिलेटेड वो मिनिमम हो। ये एकदम एज ए टीज फॉर्मल मॉडल ही है, कैश मैनेजमेंट में हमने पढ़ा था ना, एकदम वही चीज है, वही एजम्पशंस यहाँ पे है, और वही कॉस्ट यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि टोटल कॉस्ट को कंसीडर करने के लिए 2 तरीके का कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि ऑर्डर प्लेस करने से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होंगे, आप देख लीजिए यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस मैंने मेंशन किया है, वो ऑर्डर से रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे। दूसरा है कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट का मतलब यहाँ पे होल्डिंग कॉस्ट ही है, यानी कि इन्वेंट्री को होल्ड करने से रिलेटेड एक्सपेंसेस। अब वो एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं, पीपीटी में देखिए कुछ एक्सपेंसेस मेंशन किए गए हैं, ये एक्सपेंसेस जो होंगे वो कैरिंग कॉस्ट से रिलेटेड होंगे। अब यहाँ पे फॉर्मूला ईओक्यू का दिया गया है, आप ध्यान दीजिए, तो आपको कैश बैलेंस वाला ही फॉर्मूला यहाँ पे मिलेगा। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, 2 नंबर है, ए एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेंट्री, ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट और ये पर ऑर्डर कॉस्ट है, सी कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट भी हम इसको बोल सकते हैं। अब इसको समझिए कि कैसे कैलकुलेट होगा। सबसे पहले मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करता हूं कि ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगा। सीधा सा अगर आपके पास नोटबुक है तो नोट कर लीजिए, पीपीटी में मेंशन नहीं है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा, कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा, पूरा थ्योरेटिकल है। नोटबुक है तो तुरंत मेंशन करिए, फॉर्मूला लिखिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री, ब्रैकेट में कर दीजिएगा एवरेज इन्वेंट्री को Q डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट बंद कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई बाय पर ऑर्डर कॉस्ट, पर ऑर्डर कॉस्ट, और ब्रैकेट में O मेंशन कर लीजिए, यानी पर ऑर्डर कॉस्ट का जो कोड है वो O होगा। यानी कि सिंपल हम लिख सकते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई 2 into O,
यहाँ पे ऑर्डर, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ऑर्डर है, कॉस्ट ऑफ, ठीक है। और क्यू जो है ये लिखिए, ये है हमारा, ये लिखिए, ये है हमारा सर क्यू, क्यू। और सर एक बार टू से रिपीट अगर, करिए ना प्लीज। टू से अगर कोई हमारा रिपीट जाता है, करिए हमारा सर। जाता है, ठीक है, ठीक है। हेलो और कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला, कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला, कैरिंग कॉस्ट फॉर्मूला लिखिए, कैरिंग कॉस्ट इक्वल टू, इको हो रही है, इको हो रही है। हेलो, हेलो, कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला लिखिए। इको हो रही है तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, माइक को ऑन होगा, ऑफ करिए प्लीज, स्विच ऑफ योर माइक फोन। और ये कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला एक बार अच्छे से बता दीजिए फिर से। हाँ, ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला लिखिए, एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय पर ऑर्डर कॉस्ट, या कॉस्ट पर ऑर्डर कर लीजिए, कॉस्ट पर ऑर्डर। और इसको थोड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू में लिख लीजिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 2, क्यू डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ओ, ओ यहाँ पे पर ऑर्डर कॉस्ट है, क्यू जो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, और 2 तो नंबर है। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला लिखिए, कैरिंग कॉस्ट का ए डिवाइडेड बाई क्यू, ए डिवाइडेड बाई क्यू मल्टीप्लाई बाई सी, वेयर ए इज एनुअल रिक्वायरमेंट, क्यू जो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हो गया, और सी जो है वो है आपका कैरिंग कॉस्ट, यानी कि होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है। और इन दोनों फॉर्मूलों को इक्वल करके, यानी कि कैरिंग कॉस्ट इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट, इन दोनों को इक्वल करके आप क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये जो फॉर्मूला दिया गया ये फॉर्मूला ही आ जाएगा। इन दोनों कॉस्ट को इक्वल कर दीजिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट, यानी कि क्यू डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ओ इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई क्यू मल्टीप्लाई बाई सी। इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो नीचे जो फॉर्मूला दिया है वो फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। और इसी चीज को नीचे थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया गया है, रीऑर्डर पॉइंट, और कौन कौन से पॉइंट होते हैं। रीऑर्डर पॉइंट तुरंत समझ लेते हैं, 5 मिनट। विशाल सर, हाँ मैम, टाइम अप हो रहा है। मैम, हाँ मैम 2 मिनट बस, ये वाला हाँ, ग्राफ ले लीजिए, ले लीजिए। अब देखिए रीऑर्डर पॉइंट, ये ग्राफ आप थोड़ा सा देखिए, इसमें सबसे ऊपर लिखा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो कि 500 रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं यहीं से समझा दे रहा हूँ। ये आगे जो है टाइम के अकॉर्डिंग स्लोप जाता रहा है, डाउनवर्ड होते जा रहा है, ये कंजम्पशन रेट को बताता है, यानी कि इस रेट से कंज्यूम किया जा रहा है मटेरियल को। अब यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री देखिए 250, तो एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगा, ऊपर मैंने फॉर्मूला दिया था Q डिवाइडेड बाई 2, और Q ही हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है 500, तो 500 डिवाइडेड बाई 2, आगे हम लोग 250 पे, ठीक है। अब एक आता है कि रीऑर्डर पॉइंट। अब रीऑर्डर पॉइंट होता क्या है कि इन्वेंट्री का वो लेवल जहां पे कि कंपनी ऑर्डर प्लेस करती है और इन्वेंट्री मंगाने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीऑर्डर पॉइंट। अब ये रीऑर्डर पॉइंट कैसे कैलकुलेट होगा, तो रीऑर्डर पॉइंट का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, लीड टाइम मल्टीप्लाई बाय एवरेज यूजेज, लीड टाइम मल्टीप्लाई बाय एवरेज यूजेज। एवरेज यूजेज का मतलब पर डे कितना कंजम्पशन होगा, और लीड टाइम का मतलब होता है कि टाइम लैग बिटवीन ऑर्डर प्लेस एंड ऑर्डर रिसीव। आज हमने ऑर्डर दिया है, तो अगर 2 दिन के बाद वो ऑर्डर मुझे रिसीव होगा तो ये 2 दिन ही हमारा लीड टाइम होगा। अब ग्राफ में देखिए कि 7 डेज ऑर्डर, ऑन 7 डेज देखिए कि रीऑर्डर पॉइंट यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, तो 7वें दिन ये ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है, और ये ऑर्डर मिल कितने दिन पे रहा है, 10वें दिन पे ये ऑर्डर मिल जा रहा है। तो ये बीच का जो 7 से 10 डेज का बीच का जो टाइम है ना, इसको लीड टाइम बोलते हैं। अब रीऑर्डर पॉइंट कैसे कैलकुलेट होगा, अगर मान लीजिए कि लीड टाइम 3 दिन है और एक दिन में आप 50 यूनिट कंज्यूम करते हो, ठीक है, तो रीऑर्डर पॉइंट क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 50, यानी कि 150 यूनिट। देखिए लीड टाइम 3 डेज और एवरेज यूजेस मैंने अज्यूम किया था 50 यूनिट्स, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा रीऑर्डर पॉइंट आ जाएगा। यानी कि
आप काम करते रहो, स्टॉक में जैसे ही आपका 150 यूनिट बचता है आप ऑर्डर कर दीजिए कि हम 500 यूनिट और परचेस करेंगे। वो यूनिट 3 दिन बाद आपको मिल जाएगा 500। जैसे ही ये 500 खत्म होके 10वें दिन जीरो पे आएगा, आपका जो अमाउंट है, क्वांटिटी है 500, वो आप रिसीव कर लोगे। अगेन आपका जो टोटल इन्वेंट्री होगा वो 500 हो जाएगा। ये कब यूज करते हैं? जब हमें सर्टेनिटी हो, यानी 100% पता हो कि 3 दिन में हमारे पास मटेरियल मिल जाएगा, ऑर्डर प्लेस करूंगा और 3 दिन के बाद एकदम सर्टेन हो, श्योर हो कि सामान हमें मिल जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि सर हमें पता ही नहीं हो, अनसर्टेन हो कि सामान 3 दिन में मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उस केस में क्या होता है कि कंपनी अपना बफर स्टॉक रखती है, यानी सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक का मतलब कि किसी भी हालत में उससे कम स्टॉक नहीं होगा। आप नेक्स्ट स्लाइड में देखो, यहीं पे लास्ट में करूंगा, डिस्कस ओवर करूंगा। नीचे दिया गया है सेफ्टी स्टॉक, यानी कि रीऑर्डर पॉइंट चाहे जो भी हो, कंपनी एक मिनिमम अपना डिसाइड कर लिया है कि इससे नीचे हम नहीं जाएंगे, वो है हमारा सेफ्टी स्टॉक। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ग्राफ के जस्ट नीचे जहाँ पे टाइम लिखा हुआ है, वीक लिखा हुआ है, 7 वीक्स में ये दिखा रहा है कि रीऑर्डर पॉइंट जो है वो 225 है, लेकिन सेफ्टी स्टॉक जो है वो 75 है। कंपनी ने 225 स्टॉक जैसे ही आता है वो ऑर्डर कर देता है, लेकिन कंपनी को ये नहीं पता है कि वो तीसरे दिन मिल जाएगा। तो उसके लिए उसने क्या किया है कि 75% तो और रखा ही है। तो जब वो रीऑर्डर पॉइंट कैलकुलेट करता है तो वो सेफ्टी स्टॉक को भी ऐड कर देता है, यानी कि रीऑर्डर पॉइंट का फॉर्मूला हो जाएगा लीड टाइम प्लस एवरेज यूजेज प्लस सेफ्टी स्टॉक, यानी कि वो 75 यूनिट्स भी। पहले उसका जो लीड टाइम था वो क्या था, 150, सॉरी, पहले उसका रीऑर्डर पॉइंट जो था वो 150 यूनिट था, 150 यूनिट, लेकिन 75 उसका सेफ्टी स्टॉक है, क्योंकि वो अनसर्टेन है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अब इसका नया रीऑर्डर जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा 150 प्लस 75, यानी कि देखिए 225, 225 इसका रीऑर्डर पॉइंट होगा। इसको हम लोग बोलते हैं सेफ्टी स्टॉक। अगर मैं आपसे यहीं पे पूछूं कि रीऑर्डर पॉइंट तो आपने सीख लिया कैसे कैलकुलेट होगा, सेफ्टी स्टॉक कैसे कैलकुलेट किया जाए? अगर रीऑर्डर पॉइंट दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है कि रीऑर्डर पॉइंट में से आप माइनस कर देंगे क्या चीज, लीड टाइम मल्टीप्लाई बाय एवरेज यूजेज, ये हम माइनस कर देंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम स्टॉक कैसे कैलकुलेट करें, मैक्सिमम, तो इसका फॉर्मूला बनता है सेफ्टी स्टॉक यानी कि मिनिमम स्टॉक प्लस इकोनॉमिक क्वांटिटी जो आप कैलकुलेट करोगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि मैक्सिमम पॉइंट का फॉर्मूला हो जाएगा मिनिमम स्टॉक प्लस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और उसी तरह एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला मैंने बताया था क्या होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2। तो ठीक है, आज हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं। किसी को अगर कुछ डाउट होगा वो मुझसे फोन पे कांटेक्ट कर लेंगे, फोन पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ठीक है ना? Yes, sir. हेलो।